Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Am I audible? Yes, sir. Okay. Let's start. Chapter number 3. बुक में से चैप्टर 3 को ओपन करते हैं. चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 47. Organization structure. Start करें. Yes, sir. Organization structure. The organization structure refers to the framework that defines how activities are coordinated, controlled, and delegated within an organization. It outlines the hierarchy of authority, reporting relationships, communication channel, and division of responsibility. हमने इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्टिकल स्ट्रक्चर में देखा था. वर्टिकल स्ट्रक्चर में देखते हैं लाइन ऑफ कमांड क्या है, hierarchy of authority क्या है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है. कोई कम्युनिकेशन चैनल, आपको कोई डिसीजन कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन चैनल कहाँ से होगा, वर्टिकल में फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट से मिडल मैनेजमेंट एंड फ्रॉम मिडल मैनेजमेंट से फर्स्ट मैनेजमेंट. There are several types of organization structure including आपके पास फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, आपके पास डिविजन स्ट्रक्चर होता है, आपके पास फ्लैट स्ट्रक्चर होता है. तो फ्लैट स्ट्रक्चर मीन वो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा. अब हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, तो वन बाय वन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं. एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर. एंटरप्रेन्योर का वर्ड हमने देखा था. एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है. तो दिस इज व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस इज वर्किंग एज मैनेजर. जब आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, तो आप खुद मैनेजर होते हैं. मेन आपने एचआर फंक्शन भी खुद देखना है, आपने मार्केटिंग का फंक्शन भी खुद देखना है. तो आप इंटरप्रेन्योर जो होता है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, वो तमाम फंक्शन देख रहा था, वो तमाम एम्प्लॉय को डील कर रहा होता है. This is when the owner of the business working as a manager in early days. Definitely जब आपके early days होते हैं, जब स्टार्टअप बिजनेस होता है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप मैनेजर अपॉइंट कर सके, उनको पेमेंट दे सके, उनको सैलरीज दे सकें. तो अब जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग फंक्शन हो, चाहे वो फाइनेंस फंक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो, तमाम फंक्शन आप में खुद परफॉर्म करना होते हैं. In entrepreneur structure, major decision are made up by the one key person. जो छोटा सा आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो जितने भी डिसीजन होते हैं मेजर, वो एक ही पर्सन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो खुद डील कर रहा होता है. यूजुअली इन स्मॉल बिजनेस दिस विल बी द ओनर. और जो स्मॉल बिजनेस होगा उसमें जो ओनर खुद होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, वो तमाम डिसीजन लेगा. सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है एंटरप्रेन्योर. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द स्टार्टअप जो आपके डेज होते हैं, जब आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता, जब आपके पास इतना एक्सपेंड नहीं होता, तो उस वक्त आपने जो भी डिसीजन लेने होते हैं आपने खुद लेने होते हैं. आप खुद मैनेजर होते हैं, आप हर चीज को खुद सुपरवाइज करते हैं. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग आपको बहुत आसान होगी, एक ही बंदा उसने तमाम डिसीजन मेकिंग करनी है. एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. एंड देन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस आर मेड बाय सिंगल इंडिविजुअल. तो जब एक ही बंदे ने डिसीजन लेने हैं तो वो फौरी तौर पर डिसीजन लेगा, वो क्विक डिसीजन लेगा. आपके पास एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय भी इतने ज्यादा नहीं होते, तो
तो आपको अपने एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आपने जो भी डिसीजन होता है फौरी तौर पर डिसीजन लेते हैं और अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करते हैं। Market responsiveness. Entrepreneurs are adept at identifying market changes promptly and adjusting their product or services accordingly to meet customer need. Entrepreneur ज्यादा अलर्ट होता है, वो मार्केट चेंजेस को देख रहा होता है और मार्केट में जो भी चेंजेस आती हैं उसके हिसाब से वो फौरी तौर पे एक्शन लेता है। Alignment of goal. Entrepreneur organization foster the goal of concurrence through regular team meetings which ideas where ideas are discussed। तो जो इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें टीम मेंबर्स भी कम होते हैं, ऑनर मालिक खुद इंटरप्रेन्योर मैनेजर होता है, तो वो अपनी टीम के साथ हर वक्त कनेक्शन में रहता है। डेली उनकी मीटिंग्स होती हैं, डेली 2 मीटिंग्स होती हैं, 3 मीटिंग होती हैं, 5 मीटिंग होती हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। हर चीज को बिजनेस का ओनर खुद सुपरवाइज कर रहा होता है, हर चीज की फिंगर टिप्स पे होती है, तो डिसीजन मेकिंग करना, मार्केट को रिस्पॉन्स करना, कम्युनिकेशन करना, हर चीज इजी होती है। इफेक्टिव ओवरसाइट विद अ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। मेन वो डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय के साथ कनेक्टेड होता है, जो ऑनर ऑफ द बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड विद एम्प्लॉय, तो उसको कंट्रोल होता है अपने वर्कफोर्स पे, है पर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वर्कफोर्स इंश्योरिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। जब आपका कंट्रोल स्ट्रांग होता है, जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, तो डेफिनेटली आपकी सुपरविजन भी स्ट्रांग होती है। और जब आपका एम्प्लॉय के साथ इतना ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, तो आपके साथ एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं। एंटरप्रेन्योर मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय। जो भी की पर्सोनल हैं, जो आपके बिजनेस में जो भी की पोजीशन पे हैं छोटे से बिजनेस में, आपका चाहे वो की पोजीशन पे हो चाहे वो स्मॉल पोजीशन पे हो, उन सब के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। डिसएडवांटेजेस। अब ये हमने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है ना डिसीजन मेकिंग खुद करता है, वो मोस्टली डिसीजन वो खुद लेता है। ये डिसएडवांटेजेस वही कॉपी किए हुए हैं, एडवांटेजेस को यहाँ पे कॉपी किया गया है डिसएडवांटेजेस में। ये आपने चेक किया, आपके पास भी यही है, ये कॉपी पेस्ट किया गया है। देखिए आपके पास यही यही चीज लिखी हुई है। मैं ऑडिबल। यस सर, सेम ही है। ठीक है, तो ये सेम है, डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे हुए, एडवांटेजेस को कॉपी किया गया है, इसको हम स्किप कर देते हैं। देन एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतनी सी नॉलेज हो। एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे एमसीक्यू के हवाले जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है वही मैनेजर होता है, वही तमाम फंक्शन को सुपरवाइज कर रहा होता है, तो वही तमाम फंक्शन को डील कर रहा होता है, इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास है फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। A functional organization structure is a team arrangement that groups employ into different departments based on their areas of expertise and skill। Employee को different department में, बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। मीन आपने अपने बिजनेस को के डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। स्ट्रक्चर इज कॉमनली फाउंड इन बिजनेस in a large companies where the employees are arranged according to the specific function। जब large companies होती हैं तो उसमें different department होते हैं, marketing department, sales department, service department, HR department, finance department। ठीक है, तो जब आप अपनी organization को different functional department में divide करते हैं, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। फंक्शन स्ट्रक्चर जो आपके पास जो लार्ज कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन स्ट्रक्चर होता है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर होगा, सेल डिपार्टमेंट में सेल मैनेजर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर होगा, सर्विस डिपार्टमेंट में सर्विस मैनेजर होगा। हर मैनेजर के अंडर डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स होंगे।
और तमाम मैनेजर दिन फर्दर जो उनकी जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको आंसरेबल होंगे। तो ये आपके पास होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल स्ट्रक्चर की क्या एडवांटेजेस हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? आपने इकोनॉमिक्स में किया होगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको उस वक्त अचीव होता है जब आप कोई काम ऑन द लार्ज स्केल करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ रिडक्शन रिड्यूस हो जाती है। तो द रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू द लार्ज प्रोडक्शन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। By avoiding the role duplication, similar tasks are performed efficiently, leading to the cost reduction and minimization. जहाँ पे आपकी cost reduction होती है, जहाँ पे आपकी cost minimize होती है, it means you are achieving the economies of scale. तो जो functional department में आपकी डुप्लीकेशन ही होती, मतलब जो भी मार्केटिंग के फंक्शन है वो एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, जो भी फाइनेंस के फंक्शन है वो एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है। तो जब आप एक काम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है? जब एक ही चीज आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं तो ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। आपने वर्क को डिवाइड कर दिया। जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, जब कोई चीज आप अगेन अगेन रिपीट करते हैं, जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप मास्टर हो जाते हैं। तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बंदे से मार्केटिंग का काम करते रहेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे सिर्फ फाइनेंस का काम करते रहेंगे। तो वो उन चीज़ों को इतनी दफ़ा रिपीट करेंगे तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप उसको ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करेंगे, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ होगा। तो जब मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ होगा तो मिनिमम टाइम के साथ होगा, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो साइकिल किस तरह है? फंक्शन डिपार्टमेंट में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। जब काम अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाता है तो हर डिपार्टमेंट का बंदा अपना काम अगेन एंड अगेन करता रहता है। वो डिवीजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से यहाँ पे आप लिख दीजिए कि इकोनॉमिक और स्केल के ताल्लुक से डिवीजन ऑफ वर्क में यहाँ पे आया। जब आप डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से आप उस काम को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो। आप एक्सपर्ट हो जाते हो, वो आपको हम लेस टाइम में करते हो, विद एफिशिएंसी करते हो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करते हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। आपकी कॉस्ट रिडक्शन होने की वजह से, कॉस्ट मिनिमाइजेशन होने की वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन you are producing the goods and services with the minimum cost. You are producing the goods and services with the मिनिमम कॉस्ट। और जब आप गुड एंड सर्विसेज विद द मिनिमम कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आप मार्केट में कॉस्ट लीडर बन जाते हैं। गॉट इट? Yes, sir. देन है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर एंड सिस्टम आर डेवलप मोर इफेक्टिवली कंपेयर टू द स्मॉलर बिजनेस, रिजल्टिंग इन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। स्मॉलर बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप लार्ज कंपनीज में आ गए तो आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट ने अपना एसओपी बनाया हुआ है, तो आपको जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। और आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन किस वजह से होता है? स्पेशलाइजेशन इस वजह से होता है कि आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया। तो जब आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया तो आपको जो भी काम है, जो एक्सपर्टीज है, वो आपकी इम्प्रूव होती रहती हैं। एक ही चीज़ आप अगेन अगेन रिपीट करते हैं तो आपको एम्प्लॉय उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाते हैं। और अगेन जब स्पेशलाइज हो जाते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं और आप उस काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज, विद मोर मैनेजमेंट लेयर an entrepreneur structure, employee have the more potential of advancement। दो स्ट्रक्चर हैं। एक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं होती, मतलब एंटरप्रेन्योर बिजनेस जो होता है वो जो सेट टाइप का बिजनेस होता है जिसमें एक ओनर होता है, सेट होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई मैनेजमेंट लेयर नहीं होती कि फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, टॉप मैनेजर। तो आपकी जो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें डिफरेंट मैनेजमेंट की लेयर्स होती हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, टॉप मैनेजर। तो जब आपके मैनेजमेंट की लेयर्स होती हैं तो ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस होते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज होता है, तो वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे
फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एम्पायर बिल्डिंग, मैनेजर में prioritize their department over collaboration, hindering suggestion from the other department. अब हर डिपार्टमेंट को अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहेगा कि फाइनेंस की ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो, एचआर चाहेगा तो एचआर की ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो इस वजह से जब वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनकी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो। एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो तो उससे उनको कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि एज अ उनका जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि उनको जो प्रमोशन मिलना है वो अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पे मिलना है। तो उनकी कोशिश होती है कि उनके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ज्यादा हो। अब डिपार्टमेंट मतलब बाकी कोई डिपार्टमेंट है तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते, उनके साथ कोलेबोरेशन नहीं करते, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल जो है ना लॉस होता है। स्लो रिस्पॉन्स टू चेंज, limited communication empire building can lead to poor coordination between department and sluggish adaptation to change. बात अब ये भी होता है जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हर डिपार्टमेंट स्टेट विद इन स्टेट बना होता है। हर डिपार्टमेंट ये समझता है कि वो एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अक्सर ये होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो लिमिटेड कम्युनिकेशन होने की वजह से जब एंटरप्रेन्योर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो ऑनर ऑफ द बिजनेस होता है वो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के साथ उसका स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब आप फंक्शन स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो फंक्शन स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट एक अलग बिल्डिंग में होता है, एक अलग स्पेस में होता है। तो एक डिपार्टमेंट के बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के जो उसके एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ उतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होता। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट ये बिल्कुल कॉमन है, जितने भी डिपार्टमेंटों के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है उसको ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिले, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट इतने फंड्स इशू नहीं करता। तो हर डिपार्टमेंट के की आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन एंड स्लो रिस्पॉन्सेज कैन क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट, वीकनिंग द ओवरऑल बिजनेस पोजीशन। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फंड की जब बात करता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अगर स्लो प्रोसेस करता है, उसको फंड देर से मिलते हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के दरमियान एक क्राइसिस, एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको ओवरऑल बिजनेस पोजीशन वीक हो जाती है। इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू डाइवर्सिटी, अच्छा कल हम डाइवर्सिटी पे डिस्कस कर रहे थे, इसको हमने क्लोज किया था। सफर करें आप कुछ पूछ भी रहे थे, मैं इसको सही स्पेंग कर पाया था नहीं, क्या क्या चीज से मुझे याद भी नहीं। आपने यार डाइवर्सिटी, वो लास्ट लाइन थी कोई, हाँ वो क्या था, याद है कुछ? चेक कर लेता हूँ बुक में। चलो वो पूछना तो इशू हो तो मुझे दोबारा बताना। ओके। डाइवर्सिटी, inability to adapt to diversity, the structure may not be suitable for rapidly growing, diversifying organization, as a specialist in one function may struggle to adapt to market change. तो फंक्शन डिपार्टमेंट है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होता जहाँ पे रैपिडली वो ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी आ रही है, चेंजेस आ रही हैं। As a specialist in one function may struggle to adapt to market changes. आपके पास अब जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो डेफिनेटली, जो आपका एचआर मैनेजर होगा उसको सिर्फ और सिर्फ एचआर की नॉलेज होगी, उसके बाकी जो है डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं होगी कि प्रोडक्शन में क्या हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह काम होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस तरह काम होता है। तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगी। जैसे हमने डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ वर्क में, डिवीजन ऑफ वर्क का मेरे ख्याल से ये लॉस ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड के तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन आपका काम मोनोटोनस हो जाता है। और अब आप उस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज हो जाते हैं, आपको उसकी नॉलेज होती है, लेकिन फर्दर कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं होता। लेकिन दुनिया इतनी डाइवर्सिफाई होती जा रही है, दुनिया इतनी स्पीड से चेंज होती जा रही है, तो इसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन भी अडेप्ट नहीं कर पाती, मैनेजर भी अडेप्ट नहीं कर पाते। मीन आपका एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो इंटरप्रीनियोरशिप डिपार्टमेंट में होता है तो उसको तमाम फंक्शन पता होते हैं। वो अगर इंटरप्रीनियोर डिपार्टमेंट में होता
तो उसको मार्केटिंग का भी पता होता है। वो एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट में होता है तो उसको ऑडिट का भी पता होता है, उसको प्रोडक्शन का भी पता होता है, उसको टैक्सेशन हर चीज़ की नॉलेज होती है। लेकिन जब वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो अगर उसकी पोस्टिंग मार्केटिंग में हो गई तो वो हमेशा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही रहेगा। ठीक है। तो दुनिया जिस तरह डाइवर्सिफाई हो रही है तो उसके बाकी चीज़ों की, बाकी फील्ड्स की नॉलेज नहीं होगी। तो इस वजह से ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है, ये डिवीजन ऑफ वर्क का डिसएडवांटेज है। क्योंकि जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, जब आप अपने डिपार्टमेंट को फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, तो जो एम्प्लॉय की ग्रोथ है वो अगर देखा जाए तो रुक जाती है। मीन वो स्पेशलाइज तो हो जाते हैं, वो एक्सपर्ट तो बन जाते हैं, लेकिन वो एक ही फील्ड के एक्सपर्ट रहते हैं, उनको फर्दर बाकी डिपार्टमेंट, बाकी फील्ड्स की कोई नॉलेज नहीं होती। गॉट इट? एनी इशू? नो सर, क्लियर। अब आप देखें डिवीजन स्ट्रक्चर, पहले डायग्राम को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि डिवीजन स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या फर्क है। अब देखें यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन किस तरह है? डिवीजन प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। अब प्रोडक्ट एक्स के भी तीन डिपार्टमेंट हैं, या अभी जो तीन डिपार्टमेंट है उसके फंक्शन डिपार्टमेंट हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। प्रोडक्ट वाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। प्रोडक्ट जेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो आपको जो डिवीजन स्ट्रक्चर है उसमें आप अपने बिजनेस को डिवाइड कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। लीवर ब्रदर्स के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, तो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो हर प्रोडक्ट को एक डिवीजन बना दिया जाता है। जैसे डिवीजन एक्स होगा वो सिर्फ शैम्पू को ही डील करेगा। अब शैम्पू की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शैम्पू की मार्केटिंग, शैम्पू की फाइनेंस, उसके लिए उनके पास अलग डिपार्टमेंट होंगे। प्रोडक्ट वाई होगा जो फेस वॉश को डील करेगा। प्रोडक्ट जेड जो होगा उनके कोई परफ्यूम से whatever जो भी प्रोडक्ट है उसको डील करेगा। तो डिवीजन स्ट्रक्चर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डिवाइड करते हो, और फिर सब उसके अंदर जो है ना फंक्शनल डिवीजन होती है। फंक्शन में आपने जो फंक्शन स्ट्रक्चर था, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो फंक्शन स्ट्रक्चर की डायग्राम देखें। फंक्शन स्ट्रक्चर में आपने अकॉर्डिंग टू फंक्शन किया। अब ये जो बिजनेस है इसमें भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन वो तमाम प्रोडक्ट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही है। मतलब अगर इस बिजनेस के बाद तीन प्रोडक्ट हैं, शैम्पू भी है, फेस वॉश भी है, क्या प्रोडक्ट है मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, परफ्यूम्स भी हैं, डिओड्रेंट भी हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट है, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबके मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक होगा, उन सबका सेल डिपार्टमेंट एक होगा, उन सबका सर्विस डिपार्टमेंट एक होगा। ठीक है, आपने इसको अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिवाइड किया है। लेकिन जो डिवीजन स्ट्रक्चर है उसमें आपने अकॉर्डिंग टू द डिवीजन किया है। मीन अब आप यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको जो डिवाइड करें वो अकॉर्डिंग टू द अपने डिवीजन बना दिया। और एक डिवीजन जो होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। उस डिवीजन का अपना फाइनेंस होता है, अपनी मार्केटिंग होती है, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है। तो जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पे आपके पास डिवीजन स्ट्रक्चर होता है। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं। The division structure definition is system in an organization where employees are grouped into particular segment। आप इनको किसी सेगमेंट में डिवाइड कर दिया with regard to the product or services they produce and not according to their job specification। मेन डिवीजन स्ट्रक्चर में आप उनको प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर लिया कि आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट को आपने एक अलग डिवीजन बना दिया। and activities are based on product services और market। अब प्रोडक्ट सर्विसेज और मार्केट, आपका डिवीजन प्रोडक्ट के हिसाब से भी हो सकता है, आपको डिवीजन सर्विसेज के हिसाब से भी हो सकता है, ना आपका डिवीजन मार्केट के हिसाब से भी हो सकता है। हम व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? कि कराची का एक अलग डिवीजन है, या आपने कराची में जितनी भी प्रोडक्ट देनी है वो कराची में जो डिवीजन होगा वो उसको डील करेगा। लाहौर में अलग डिवीजन होगा। जैसे आप आईसीएमए को देखें, आईसीएमए का साउथ रीजन है, आईसीएमए का नॉर्थ रीजन है, तो नॉर्थ में आपके पास इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, साउथ रीजन में आपको कराची आ जाता है। तो साउथ रीजन है आईसीएमए का, तो साउथ रीजन में अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अपना एकेडमिक डिपार्टमेंट है। सीधे जो नॉर्थ रीजन है उनके पास भी अपना फाइनेंस है, अपना एकेडमिक है।
तो डिवीजन स्ट्रक्चर में आप उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड डिवीजन स्ट्रक्चर में आप उनको मार्केट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हुई व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। मुझे एक्सप्लेन करें कि फंक्शनल में और डिविजन स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, मतलब उनमें किस तरह डिवाइड होते हो, फंक्शनल में आप कैसे डिवाइड करते हो एंड डिवीजन में आप किस तरह डिवाइड करते हो। सर किस में डिवीजन? सर डिवीजन फंक्शन ये है बोले। ना सर, डिवीजन फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज हम्म। उसकी सर्विस और डिवीजन की हुई मार्केट, होती है। प्रोडक्ट उसके सर्विस और मार्केट जी। हाँ, हाँ जी। और जो वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये चीज नहीं होती। तो फंक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं हम। सर उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रोडक्ट अलहदा उसके अंदर से अलहदा होगा, फाइनेंस अलहदा होगा, लेकिन प्रोडक्ट वाइज नहीं होगा। ओके गुड। अब आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं डिवीजन स्ट्रक्चर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है एनेबल ग्रोथ। Division structure allow for the easier expansion and growth of the different product lines or business unit within the organization. आपका बिजनेस ग्रो होता है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन स्ट्रक्चर में करते हो, तो मीन आपका बिजनेस ग्रो होता जा रहा है। आपने स्टार्ट किया था सपोज के शैम्पू के बिजनेस से, आपने शैम्पू बनाते रहे, दिन आपने फेस वॉश बनाया और फेस वॉश को अलग कर दिया, शैम्पू को अलग कर दिया, तो देखा जाए तो आपके दो बिजनेस हो गए, दो बिजनेस यूनिट हो गए, दो प्रोडक्ट लाइन हो गई। फिर आप मार्केट में एक तीसरी प्रोडक्ट लेके आए, उसको डिवीजन को आपने अलग कर दिया, तो इस मीन यू आर ग्रोइंग, आपके बिजनेस बिजनेस में एक्सपेंशन हो रही है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। मतलब आपका बिजनेस एक से दो, दो से तीन, तीन से चार होता जा रहा है डिवीजन स्ट्रक्चर में। जबकि अगर जब फंक्शन स्ट्रक्चर में आपका बिजनेस सेम ही है, एक ही बिजनेस है, उसके एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। लेकिन डिवीजन स्ट्रक्चर में जब आप बिजनेस की प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज होती जा रही है, तो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि जो एक्सपेंशन और ग्रोथ है वो कनेक्टेड है विद द डिविजनल स्ट्रक्चर। जो डिवीजन स्ट्रक्चर होता है, it is connected with the expansion and growth. Then a clear responsibility of the product. अब each division has a clear accountability for its product or services. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, पांच छह प्रोडक्ट हैं। अब मैनेजर भी डिफरेंट है और वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं डिवीजन स्ट्रक्चर में, मतलब आप डिवीजन स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर सॉरी फंक्शनल स्ट्रक्चर में है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में सपोज आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं और आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है एंड सर्विस डिपार्टमेंट है, आपके पास प्रोडक्ट 5 है। अब कोई प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है और किसी प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, लेकिन हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि जिस प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस बेहतर है कि और किस प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। जहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है वहाँ पे किसको अकाउंटेबल करा देंगे, और जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ट है, वो प्रोडक्ट अच्छी जा रही है, तो आप किसको रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट के लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि दे आर वर्किंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहेगी कि हमने तमाम प्रोडक्ट पे काम किया, तो जो प्रोडक्ट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट लेगी, और जिस प्रोडक्ट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्या मार्केटिंग के मैनेजर को जाएगी। मीन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं कर सकते, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। लेकिन जब डिविजन स्ट्रक्चर होगा तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। अब आप देखेंगे किस प्रोडक्ट का रेवेन्यू ज्यादा आया है, डेफिनेटली जिस प्रोडक्ट का रेवेन्यू ज्यादा है वो मैनेजर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और जिस प्रोडक्ट का रेवेन्यू कम है, जो प्रोडक्ट लॉस में जा रही है, उसका मैनेजर ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैनेजर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल और मैनेजर कैन बी रिवॉर्डेड। तो इसमें आपके लिए क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर को दे दी, एक डिवीजन को दे दी,
तो clear responsible product, each division has a clear accountability for its product or services, leading to better focus and efficiency. हर डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन एक्स रिस्पॉन्सिबल है डिवीजन एक्स में जो प्रोडक्ट एक है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, तो डिवीजन वाई अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, डिवीजन जेड अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। तो आपके पास एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देखिए वो तमाम प्रोडक्ट एक ही जगह पे बनती, वो तमाम प्रोडक्ट एक ही जो है बिजनेस यूनिट में होती, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करी वो किसकी वजह से, और जो प्रोडक्ट पुअर परफॉर्म करी वो किसकी वजह से है। देन डाइवर्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मीन डिफरेंट प्रोडक्ट, आप डिफरेंट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें। डिवीजन स्ट्रक्चर फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफरेंट मार्केट्स और इंडस्ट्री। जब आप डिवीजन स्ट्रक्चर में आ गए, आपके बिजनेस के अलग अलग डिवीजन बना दिए, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। गुल अहमद, गुल अहमद किस वजह से फेमस है? गुल अहमद इंडस्ट्रीज किस वजह से फेमस है? क्लोथिंग। फैब्रिक की वजह से, क्लोथिंग की वजह से। हमें उनका एक ही डिवीजन हमारी नॉलेज में जो है फैब्रिक की वजह से। गुल अहमद डिवीजन एनर्जी में भी काम करता है, वो इनका एक अलग डिवीजन है। तो उन्होंने बिल्कुल डाइवर्सिफाई किया, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट, एक कहाँ फैब्रिक क्लोथिंग और कहाँ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करना, जनरेटर, सोलर पैनल। तो जब आप डिवीजन स्ट्रक्चर में आते हैं तो आपको बिजनेस एक्सपेंड भी होता है और न्यू न्यू प्रोडक्ट आप मार्केट में ले आते हैं, आप डाइवर्सिफाई करते हैं। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो उसकी डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है? डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क रिड्यूस होता है। फाइनेंस का प्रिंसिपल है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। आपके पास 10 अंडे हैं, आप 10 के 10 अंडे एक ही बास्केट में रखेंगे और सपोज वो बास्केट टूट जाती है तो आपके 10 के 10 अंडे टूट जाएंगे। तो है, डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। अपने तमाम अंडे एक ही बास्केट में ना रखें। तो आप अपने तमाम बिजनेस का कैपिटल एक ही बिजनेस में ना रखें, एक ही प्रोडक्ट में ना रखें, आप डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसे एक प्रोडक्ट में लगाएं, कुछ कैपिटल दूसरे प्रोडक्ट में लगाएं, कुछ तीसरे प्रोडक्ट में लगाएं। अगर आपका एक प्रोडक्ट फेल भी हो जाता है तो दूसरा प्रोडक्ट आपको फायदा देगा, आपको तीसरा प्रोडक्ट फायदा देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से जो कनेक्शन है वो है रिस्क। रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ये आपको एमसीक्यूज है, इसके लिए आप लिखिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट है, रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता है, लेकिन रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। आप रिस्क को 100% खत्म नहीं कर सकते, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप देखिए, कोरोना से पहले की जब हम बात करते हैं तो अब जो एयरलाइन इंडस्ट्री थी, जिन्होंने अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्रीज में लगाया हुआ था, या जिन्होंने अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ होटल इंडस्ट्री में लगाया हुआ था, तो कुछ ग्रुप्स हैं जिनके सिर्फ होटल्स हैं। तो जब वो कोरोना की वजह से तमाम होटल बंद हो गए तो उनकी बिजनेस का प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू जीरो हो गया। या जिन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री में तमाम पैसे लगाए हुए थे तो वो जीरो हो गए। ठीक है, ये टाइम खत्म होने वाले, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करूंगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से ये होता है कि आपका प्रॉफिट जीरो नहीं होगा, आप बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाएंगे। जब आप डिफरेंट बिजनेस में जाएंगे तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो डिविजन स्ट्रक्चर की वजह से डाइवर्सिफिकेशन होती है, एंड डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। गॉट इट? यस सर। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ओके। जो भी लिख के बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हमें ऑडिबल?
वालेकुम सलाम। यस सर। ओके लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस कर रहे थे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन कि आपने डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी है। जब आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जब आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा तो आपका रिस्क रिड्यूस होगा। देन नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर। आपने जो है अपने बिजनेस के डिफरेंट यूनिट डिवीजन बना दिए। हर डिवीजन अपने डिवीजन की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे फोकस कर रहा है। तो आपको जो टॉप मैनेजमेंट है, जो आपका सीईओ है, ठीक है, जो आपका टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ है, वो स्ट्रेटेजिक लेवल के जो मैटर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म आपको डिसीजन है, जिनमें उनको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है, वो उन पे अपने टाइम फोकस कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको ये आपने ये नहीं डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट एक्स का क्या होगा, प्रोडक्ट वाई का क्या होगा, प्रोडक्ट जेड क्या क्या होगा। आपके पास फ्री टाइम है। आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके पास फ्री टाइम है, क्योंकि आपने हर प्रोडक्ट किसी मैनेजर को असाइन कर दी है। ठीक है। अब मैनेजर भी किस तरह, ये यहाँ पे जो टॉप मैनेजर होगा, फर्दर जो डिपार्टमेंट होंगे, इनके मैनेजर्स होंगे या असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे या डिप्टी मैनेजर्स होंगे। ये भी हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में फर्दर 3 मैनेजर हो। अगर आपको बिजनेस स्ट्रांग है तो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग एंड मैनेजर मार्केटिंग। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजर रिसर्च एंड डिप्टी मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इन तीनों डिपार्टमेंट को जो डील करेगा, वो आपके पास होगा डिवीजन मैनेजर एक्स, इसी तरह डिवीजन मैनेजर वाई, इसी तरह डिवीजन मैनेजर जेड। तो आपको जो डिवीजन मैनेजर्स हैं, आपके डिवीजन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आपको जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके पास फ्री टाइम है, वो स्ट्रेटेजिक लेवल की जो भी डिसीजन है, उन पे अपना फोकस कर सकते हैं। वो फर्दर फोकस कर सकते हैं तो उनको बिजनेस को किस तरह ग्रो करना है, उनको बिजनेस को किस तरह डेवलप करना है। तो इसके एडवांटेजेस हैं कि आपके मैनेजमेंट के पास फ्री टाइम है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि आपका लॉस ऑफ कंट्रोल होगा। मीन जो भी आपकी प्रोडक्ट एक्स है, उस पर टॉप मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपकी जो प्रोडक्ट एक्स है, उस प्रोडक्ट एक्स की जो भी डिसीजन लेगा, आपने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी डिवीजन मैनेजर एक्स को। तो प्रोडक्ट एक्स पे जो भी डिसीजन लेना है, वो डिवीजन मैनेजर एक्स लेगा, आपकी टॉप मैनेजमेंट, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेंगे। तो देयर इज अ लॉस ऑफ कंट्रोल। नंबर 2 है लैक ऑफ गोल कॉन्फ्रेंस। गोल कॉन्फ्रेंस तो आपके पास फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं कि हर डिपार्टमेंट अपनी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में की कोशिश करता है। यही आपको डिवीजन में होता है। हर डिवीजन कोशिश करता है कि उस डिवीजन का रेवेन्यू इंक्रीज हो, उस डिवीजन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। डिवीजन को उससे कोई फर्क नहीं होता कि डिवीजन वाई की परफॉर्मेंस में क्या हुआ, डिवीजन जेड की परफॉर्मेंस में क्या हुआ। तो इस तरह डिफरेंट डिवीजन के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। Specialists feel isolated. Specialist function within the division may feel isolated from the rest of the organization, hindering collaboration and knowledge sharing. अब आपके पास हर डिवीजन में कुछ स्पेशलिस्ट होंगे। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक ही स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक डिवीजन है। अब वो फील करेगा आइसोलेटेड कि वो बाकी डिपार्टमेंट के उसकी जो वर्किंग होगी, उसकी जो नॉलेज होगी, उसमें उसका इंटरफेयर नहीं होगा। और यही चीज़ आपके पास डिवीजन फंक्शन स्ट्रक्चर में भी आती है। आपको जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे अगर मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो सिर्फ मार्केटिंग तक ही महदूद होगा, उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं होगी, उसको प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं होगी। एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कॉस्ट कैन बी प्रॉब्लम। अब जब डिवीजन स्ट्रक्चर में आते हैं, तो कुछ कॉस्ट होते हैं जो सेंट्रल होते हैं, कुछ कॉस्ट होते हैं जो तीनों डिवीजन ने बेयर करनी होती हैं। अब जब वो कॉस्ट तीनों डिवीजन ने बेयर करनी होती हैं, तो यहाँ पे इनकी कॉस्ट की एलोकेशन का इशू आ जाता है। आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई लाइसेंस परचेज किया है, आपने कोई फ्रेंचाइज ली है, कोई लाइसेंस है, कोई ट्रेडमार्क है, तो अब उसकी जो लाइसेंस की फीस तो बिजनेस से पे करनी है। आप लाइसेंस की फीस कौन सा डिवीजन पे करेगा, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई या डिवीजन जेड?
डिवीजन एक्स ही कहेगा कि उसने लाइसेंस से इतना बेनिफिट नहीं लिया, डिवीजन जेड ने ज्यादा बेनिफिट लिया है, या डिवीजन वाई ने ज्यादा बेनिफिट लिया है। तो आपकी जो सेंट्रल कॉस्ट होती है इनको एलोकेट करने में, जब आप एफसीएमए का पेपर देंगे तो इसमें होती है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। कुछ कॉस्ट होती हैं जो सेंट्रल होती हैं, जो तमाम डिवीजन यूज करते हैं, तो उन कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाए, वो कॉस्ट कौन सा डिवीजन पे करे, यहाँ पे आपके कंफ्लिक्ट आ जाता है, यहाँ पे आपके कंफ्लिक्ट अराइज होता है। देन लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इसको होती है जब आपकी प्रोडक्शन लार्ज हो, यहाँ पे आपने अपने डिवीजन को सेपरेट कर दिया, हर डिवीजन अपनी प्रोडक्शन खुद कर रहा है, तो डेफिनेटली आपकी आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता, उसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तीनों प्रोडक्ट बनती, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आता, क्योंकि आप तीनों प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल एक साथ लेते हैं, आप तीनों प्रोडक्ट के लिए मटेरियल लेबर टाइम एक ही साथ होता, तो आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव होती, आपकी कॉस्ट ऑफ रिडक्शन होती। लेकिन यहाँ पे आपने डिवीजन को सेपरेट कर दिया, तो जब आपने डिवीजन को सेपरेट किया तो आप जो हर डिवीजन खुद से मटेरियल परचेज करेगा, तो वो जब खुद से मटेरियल परचेज करेगा तो वो लार्ज अमाउंट में परचेज नहीं करेगा, वो एज कंपेयर स्मॉल अमाउंट में परचेज करेगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो सकती। गॉट इट? समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस डिवीजन में एडवांटेज अचीव हो सकती है और किस डिवीजन में नहीं हो सकती? क्या इंटरप्रेन्योर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम अचीव कर सकते हैं? इंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम अचीव कर सकते हैं? आई थिंक नो। नो। नो सर। आपको बिजनेस ही बहुत ही स्मॉल होता है, आपने स्मॉल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया होता है, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जब आप फंक्शन में आते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में तमाम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन रही, लेकिन आपके पास इनको डिपार्टमेंट को डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड कर दिया, तो क्या यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में? यस सर। हो सकती है, क्योंकि तमाम प्रोडक्ट तो एक ही जगह पे बन रही हैं, बस आपने उनको डिपार्टमेंट अलग कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेपरेट है, मार्केटिंग सेपरेट है, एचआर सेपरेट है, फाइनेंस सेपरेट है, लेकिन तमाम प्रोडक्ट एक ही जगह पे बनती हैं। उन तमाम प्रोडक्ट का मटेरियल आप एक ही जगह पे परचेज करोगे, उनको लेबर, तो तमाम चीज़ें जब एक ही जगह पे प्रोड्यूस होंगी और लार्ज स्केल में होंगी, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी। लेकिन जब आप डिवीजन स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई एंड डिवीजन जेड, आपके पास तीन डिवीजन आ गए, तीनों डिवीजन अपना अपना मटेरियल खुद परचेज करेंगे, तो वो बल्क बाइंग नहीं होगी, वो बल्क परचेजिंग नहीं होगी, मतलब वो आप ह्यूज अमाउंट में परचेजिंग नहीं करेंगे। जब आप ह्यूज अमाउंट में परचेजिंग नहीं करेंगे, जब आप ह्यूज अमाउंट में मटेरियल परचेज नहीं करेंगे, तो आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेंगे, तो आपको वो प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पे मिलेगी, लो कॉस्ट पे नहीं मिलेगी। तो जब आपके पास ह्यूज या बल्क बाइंग नहीं होगी, बल्क परचेजिंग नहीं होगी, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होगी। तो डिवीजन स्ट्रक्चर में आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होता। फिर आपके पास है प्रोडक्ट डिवीजन। ठीक है, अब अभी अगर प्रोडक्ट डिवीजन को देखें, अब आपको देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, होम डिवीजन, जेमी स्नैक डिवीजन, तो यहाँ पे भी तो आप इनको प्रोडक्ट वाइज ही डिवाइस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और वहां पे जब आपने इनको किया था डिवीजन स्ट्रक्चर, वहां पे भी प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अरेंज द कंपनी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइंस। अब तो बोले प्रोडक्ट लाइंस क्या होती हैं? एक ही प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती हैं, जैसे मैं कहता हूँ फास्ट फूड। अब फास्ट फूड की जब मैं बात करता हूँ, तो फास्ट फूड के अंदर फर्दर प्रोडक्ट होंगी, फास्ट फूड में पिज्ज़ा भी होगा, फास्ट फूड में फिंगर भी होगा, फास्ट फूड में फ्राइज भी होंगी। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपके पास सब प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, तो डिवीजन स्ट्रक्चर अरेंज ए कंपनी बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट लाइन। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अरेंज ए कंपनी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। फॉर इंस्टेंस, जनरल मोटर्स डिवाइडेड इनटू 4 प्रोडक्ट। जनरल मोटर्स को डिफरेंट 4 प्रोडक्ट में डिवाइड किया है। ईच डिवीजन ऑपरेट इज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम।
manufacturing facility and marketing department, allowing focus on the specific product. However, this structure can lead to increased cost due to duplicate corporate support services like accounting, human resource, and each division. कुछ फर्क डिफरेंस फील हुआ? आपको यस सर। डिवीजन को देखें, जिसको आप प्रोडक्ट डिवीजन का नाम दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक प्रोडक्ट आपके पास होम गुड है, एक प्रोडक्ट आपको यम्मी स्नैक है। इनके अंदर फर्दर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, इनमें भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट है, और उसमें भी है। और यहाँ पे आप आ जाए, सेम चीज़ है, प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है। उस प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग फाइनेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, मार्केटिंग फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग फाइनेंस। तो ऐसा फील होता है जैसे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो डिवीजन स्ट्रक्चर एंड आपके पास प्रोडक्ट डिवीजन ऑलमोस्ट सेम ही है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन इसमें डिफरेंस है, ठीक है। इसको डिफरेंस वैसे तो ये ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस लेके आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के अंदर कोई एक प्रोडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिवीजन है। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर आपके पास टीवी भी आ जाएगा, आपके पास फ्रिज भी आ जाएगा, आपके पास वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके पास डीवीडी प्लेयर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स को का एक डिवीजन आता है, ठीक है। यमी स्नैक डिवीजन। अब स्नैक की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपके पास चिप्स भी आ जाएंगे, इसमें स्नैक के डिफरेंट आइटम, इसमें आपके पास चॉकलेट्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके पास बिस्किट भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास एक डिवीजन बना। तो जो प्रोडक्ट डिवीजन है, इसमें आप प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हो उनके प्रोडक्ट लाइंस में, ठीक है। मीन एक जो प्रोडक्ट है, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था आपके पास एक ही प्रोडक्ट थी, तो वो आप इंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। फिर आपने 3 प्रोडक्ट बना ली। जब आपने 3 प्रोडक्ट बना ली, 4 प्रोडक्ट बना ली, तो आपको बिजनेस थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, तो आपने इनको कहा कि मैं इनको पहले फंक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट तीनों एक ही जगह पे बनेंगी, लेकिन डिफरेंट फंक्शन होंगे। एक मार्केटिंग का अलग फंक्शन होगा, ऑपरेशन का अलग होगा, एंड जो है फाइनेंस का अलग होगा। प्रोडक्ट आपके पास 3 थे, लेकिन जब उन तीनों प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होगी, वो तीनों प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लगी, तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी प्रोडक्ट जो ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, और जो कम रेवेन्यू दे रही है उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। तो आपने उन प्रोडक्ट को 3 में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट एक्स को अलग कर दिया, प्रोडक्ट वाई को अलग कर दिया, प्रोडक्ट जेड को अलग कर दिया। आपको आपका बिजनेस फर्दर जो है ना एक्सटेंड होने लगा। प्रोडक्ट एक्स के अंदर भी आप डिफरेंट वैरायटी लेके आ गए। सपोज अगर आपका प्रोडक्ट एक शैम्पू था, अब शैम्पू के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज आ गई, ठीक है। तो आपके पास इतनी ज्यादा प्रोडक्ट हो गई कि आपने कुछ प्रोडक्ट को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक का। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फर्दर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें मोबाइल फोन्स आ गए, उसमें टेलीविजन आ गया, उसमें डीवीडी एलईडी वगैरह आ गए। होम डिवीजन की है, क्योंकि होम डिवीजन में आपके पास फर्नीचर आइटम्स वगैरह, फर्नीचर आ गए, टेबल चेयर वगैरह। स्नैक डिवीजन, आपके खाने पीने की स्नैक की चीजें आ गई। तो जब आपका बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपेंड हो गया, तो आपने पहले एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट किया था, एंटरप्रेन्योर के बाद आप फंक्शनल पे गए, फंक्शनल से आप किस पे गए? डिवीजन पे गए, और डिवीजन से आप प्रोडक्ट डिवीजन पे चले गए। तो ये प्रोडक्ट डिवीजन उस वक्त आएगा जब आपका बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड होगा। अब आपका बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है कि हर जो प्रोडक्ट लाइन है उसको आपने एक डिवीजन का नाम दे दिया। गॉट इट? यस सर। सर एक्सपेंड हुआ? सर इसके अंदर जी जी। सर सर इसके अंदर फिर इकोनॉमिक ऑफ स्केल पॉसिबल होगा ना? अब ये अगेन डिपेंड करता है कि अगर आप की जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बहुत ज्यादा बल्क में चीजें बना रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आइटम जो मोबाइल फोन में भी यूज होंगे, वही आइटम अगर टेलीविजन में भी यूज होंगे, वही आइटम अगर लैपटॉप में भी यूज होंगे, तो वो बल्क परचेजिंग करेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा। लेकिन अगर वो बल्क परचेजिंग नहीं होगी,
वो अगर छोटा सा डिवीजन होगा तो स्टार्ट में तो इकोनॉमी स्केल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता रहेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास होती रहेगी। गॉट इट? यस सर। लेकिन यहाँ पे this structure can lead to increased cost due to duplicated corporate support। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी कॉस्ट फर्दर इंक्रीज भी होती है, वो कॉस्ट आपकी यहाँ पे भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि अगर आप देखें डिवीजन स्ट्रक्चर हमने जहाँ पे भी तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है ना, कि प्रोडक्ट एक्स का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो खुद से एडवर्टाइजिंग कर रहा है, प्रोडक्ट वाई का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो खुद से एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो प्रोडक्ट जेड का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो डुप्लीकेशन यहाँ पे भी हो रही है कि मार्केटिंग फंक्शन 3 दफा हो रहा है, तो जब डुप्लीकेशन होती है तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो डुप्लीकेशन यहाँ पे भी है, डुप्लीकेशन यहाँ पे भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये अपनी करते हैं, ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो डुप्लीकेशन आपके पास डिवीजन स्ट्रक्चर में भी होगी, डुप्लीकेशन आपके पास जो है प्रोडक्ट में भी होगी। ये जो है ना डिवीजन स्ट्रक्चर को फर्दर डिवाइड किया है प्रोडक्ट डिवीजन में, कस्टमर डिवीजन में एंड ज्योग्राफिक डिवीजन में। अब डिवीजन स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट डिवीजन में हमने क्यों डिवाइड किया कि हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, जब आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गई तो आपके पास प्रोडक्ट लाइंस बन गई। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन बन गई, जैसे अभी हम गुल अहमद की बात कर रहे थे, तो गुल अहमद की अगर प्रोडक्ट लाइन देखें तो एक आपकी प्रोडक्ट लाइन है फैब्रिक की। अब फैब्रिक में भी गुल अहमद के बाद डिफरेंट वैरायटी है। फैब्रिक में गुल अहमद के पास ओनली जो है अनस्टिच नहीं है, उसमें स्टिच भी है, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, किड्स भी हैं, जीन्स भी हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रोडक्ट जो गुल अहमद की होंगी, वो तमाम प्रोडक्ट को आप एक डिवीजन का नाम दे देंगे फैब्रिक। ठीक है, गुल अहमद का एक और डिवीजन है जो एनर्जी पे काम करता है, जिसमें आपके पास जनरेटर्स हैं, जिसमें आपके पास सोलर पैनल्स हैं। तो डिवीजन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप अगर फर्दर सब डिवाइड करें तो डिवीजन स्ट्रक्चर आपके पास प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड हो रहा है। जब आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगी, उन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो आप उनको प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे। डिवीजन स्ट्रक्चर आपके पास ज्योग्राफिक भी होगा। ठीक है, अब ज्योग्राफिक किस तरह हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके डिफरेंट डिवीजन होते हैं, उनके नॉर्थ डिवीजन होते हैं, उनके साउथ डिवीजन होते हैं। कुछ प्रोडक्ट कराची के लिए जो सिंध में जो प्रोडक्ट है उनको अलग नाम दे दिया, साउथ डिवीजन दे दिया, या आप उनको नाम दे देते हैं कि वो गल्फ डिवीजन के लिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी अलग क्वालिटी होगी। यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज आती हैं उनकी अपनी रेगुलेशन होती हैं, आपको उनकी अपनी रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो यूरोपियन यूनियन के लिए जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपको अलग ज्योग्राफिक डिवीजन डील करेगा। आपके जो शान के मसाले होते हैं, ये डिफरेंट जो है ये चीज प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें बाकायदा लिखा होता है दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर सेल इन पाकिस्तान, या दिस प्रोडक्ट इज फॉर गल्फ कंट्रीज, दिस प्रोडक्ट इज फॉर यूरोपियन कंट्रीज। तो जब आप ज्योग्राफिक डिवीजन में उनको डिवाइड करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी एरिया के लिए बनती है। आप उसको कस्टमर में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आप उसको कस्टमर में कैसे डिवाइड करेंगे, कस्टमर आपके पास होम कस्टमर भी होते हैं, कस्टमर आपके पास इंडस्ट्रियल कस्टमर भी होते हैं। मीन एक ही प्रोडक्ट है, जैसे हम सिंपल स्टेशनरी प्रोडक्ट को देखते हैं, पेंसिल है, इरेजर है, प्रिंटिंग पेपर्स हैं, ये एक प्रोडक्ट है। तो अब ये बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गई, आपके पास पेंसिल आ गई, आपके पास पॉइंटर्स आ गए, आपके पास प्रिंटिंग पेपर्स आ गए, आपके पास फाइल कवर्स आ गए। ये तमाम प्रोडक्ट बन के एक प्रोडक्ट डिवीजन आपके पास आ गया, स्टेशनरी डिवीजन। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट डिवीजन है स्टेशनरी डिवीजन। इसके अंदर डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, पेन है, पेंसिल है, प्रिंटिंग पेपर्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स आप जो आपके पास नॉर्मल कस्टमर है उनको भी आप देते हैं, और यही प्रोडक्ट आप जो कॉर्पोरेट कस्टमर होते हैं आप उनको भी देते हैं। मीन पीआईए है, पीआईए स्टेशनरी परचेज करता है बल्क में, तो ये आपका इंडस्ट्रियल कस्टमर है। ठीक है, और आपके होम बेस्ड कस्टमर हैं, तो आप अपने डिवीजन को ऐसे भी डिवाइड करते हो कि इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए अलग डिवीजन होगा और आपका जो है ना होम बेस्ड कस्टमर के लिए अलग डिवीजन होगा। गॉट इट?
यस सर। लेकिन हो क्या रहा है, हर डिवीजन की अपनी मार्केटिंग है, हर डिवीजन का अपना सेल है, हर डिवीजन के अपने सर्विसेज है। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि आपकी डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है। फिर आपके पास है कस्टमर डिवीजन। ठीक है, अब कस्टमर डिवीजन डिवाइड किया हुआ है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, कमर्शियल डिवीजन, रेजिडेंशियल डिवीजन एंड गवर्नमेंट डिवीजन। स्टेशनरी है, कोई स्टेशनरी की कंपनी है, वो स्टेशनरी मुझे और आपको देगी तो वो हो जाएगा रेजिडेंशियल डिवीजन। वो स्टेशनरी आईसी में पाकिस्तान को देगी, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडीज को देगी तो हो जाएगा कमर्शियल डिवीजन। वो स्टेशनरी सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, केपीके गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देगी तो हो जाएगा गवर्नमेंट डिवीजन। गॉट इट? तो रीड करते हैं। यस सर। कस्टमर डिवीजन, some companies offer customer division structure to cater better to different customer segment. Johnson & Johnson, for example, organized into 100 operating companies into 3 customer base. जॉनसन एंड जॉनसन ने जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज है, के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, उसकी डिफरेंट कंपनीज हैं, तो उन्होंने उसको डिवाइड किया 3 कस्टमर बेस में। एक उनका कस्टमर बेस जो है वो इंडस्ट्रियल है, ठीक है। एक उनका कस्टमर बेस जो है आपके पास रेजिडेंशियल है, नहीं सॉरी, इनका जो बता रहे हैं, इनका जो कस्टमर बेस है कंज्यूमर बिजनेस है, एक फार्मास्यूटिकल है, इन एक प्रोफेशनल बिजनेस है। These segment help in serving the distinct needs of the consumer में जॉनसन एंड जॉनसन ने जो इसको डिवाइड किया है अपने बिजनेस को कंज्यूमर में, एक आपको जो कंज्यूमर बिजनेस है, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर है, एक प्रोफेशनल बिजनेस को उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो हर कंपनी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर बेस में डिवाइड कर सकती है। देन आपके पास है प्रोसेस डिवीजन। प्रोसेस कॉस्टिंग अगेन आप एचसीएमए में देखेंगे, जब एक प्रोडक्ट होती है वो एक प्रोसेस से नहीं गुजरती, उस प्रोडक्ट को बनने में डिफरेंट प्रोसेस से उसको पास होना होता है। फिर वो एक डिपार्टमेंट में जाती है, वहाँ पे सिंपल रॉ मटेरियल मिक्स होता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होगी, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होगी। डिफरेंट अगर हम देख लें, आपके पास बिस्किट हैं, तो बिस्किट एक प्रोसेस से पास होकर आपके पास आते हैं। एक डिपार्टमेंट में होगा जिसमें सिंपल व्हीट वगैरह मटेरियल मिक्स होगा, दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे बिस्किट बेक हो जाएंगे, तीसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे बिस्किट को पैक किया जाएगा। तो प्रोसेस डिवीजन में आपकी अगर कोई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है तो आपने उसको प्रोसेस में डिवाइड करना है। In cases where production involve multiple stages, वो प्रोडक्ट एक स्टेप में नहीं बनती, कुछ प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट बन जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं। आपको एक शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए उसके डिफरेंट प्रोसेस होंगे। सबसे पहले उसकी कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद उसकी स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होने के बाद उसको बटन वगैरह लगाए जाएंगे एक और डिपार्टमेंट में जाके, फिर उस दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उसको पैक किया जाएगा। तो एक जब वो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरेगी तो आप उसको प्रोसेस डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। द कंपनी प्रोडक्शन इन्वॉल्व कटिंग, chemical processing of wood chip into pulp and finishing of newsprint production। आपने कोई न्यूज़प्रिंट प्रोडक्शन करनी है तो पेपर जो है आपको वुड से बनता है, तो एक आपको प्रोसेस होगा आपने ट्री को कट करना है, दूसरा प्रोसेस होगा जब आपने ट्री को कट कर दिया है तो उसको आपने केमिकल लगाना है तो वो पल्प बन जाए, और फिर बाद में आपने उससे पेपर बनाना है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक सिंगल स्टेज से नहीं गुजरती, वो जब मल्टी स्टेज से गुजरेगी तो आपने इसको प्रोसेस डिवीजन में डिवाइड करना होगा। वो प्रोसेस डिवीजन होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस कि वो किस तरह प्रोसेस होता है। ये भी स्टेजेस हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, ठीक है, फिर आपने कस्टमर को एक्वायर करना है, फिर आपने उसको ऑर्डर फुलफिलमेंट करना है। देन ज्योग्राफिक डिवीजन, ज्योग्राफिक डिवीजन जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनानी है तो यूरोपियन यूनियन के लिए हमारा एक अलग डिवीजन होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमने कोई प्रोडक्ट देनी है। गल्फ रीजन के लिए अलग होगा, अफ्रीकन रीजन के लिए अलग होगा, एशियन रीजन के लिए अलग होगा। अगर आप
फ्लाई दुबई को यूज करें। फ्लाई दुबई आपसे जो चार्जेस लेते हैं वही चार्जेस वो दुनिया में दूसरे कंट्रीज से भी लेते हैं। फ्लाइट दुबई की जो फ्लाइट कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से यूएई जाती है, अगर आप उसका स्टैंडर्ड देखें, और वही फ्लाइट जब यूएई से सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जाती है तो उसका स्टैंडर्ड देखें, तो वही फ्लाइट अगर यूरोप में जाती है तो उसका स्टैंडर्ड देखें, उसमें डिफरेंस होता है। वो पाकिस्तानी को इतने वैल्यू ही नहीं देते। तो फ्लाइट दुबई की जो फ्लाइट जो जियोग्राफिक रीजन पाकिस्तान को डील करता है, वो जो उनके प्लेन होते हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन वही उनके फ्लाइट दुबई तक यूरोप में जाएगी तो वो प्लेन होंगे, वो ज़्यादा बेहतर होंगे, उनमें ज़्यादा क्वालिटी होगी, सर्विसेज वो आपको अच्छी देंगे, ठीक है। तो आप जब ज्योग्राफिक डिवीजन करते हैं उसका रीज़न ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, उनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। Geographic division play a supporting role in unilever organization structure, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिलेवल जो भी है, वो अपनी डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन बनाती है। यूरोप के लिए ज्योग्राफिक रीजन बिल्कुल सेपरेट होते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के हवाले से रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको अपने कंप्लाई करना होता है। और एशियन कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है, क्योंकि एशिया में स्पेशली पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह पे इतना फोकस नहीं होता। तो आप दुनिया की जो भी एयरलाइंस देखें, वो एयरलाइंस अगर पाकिस्तान से जाएंगी तो उनके जो प्लेन होंगे वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे। और वही प्लेन अगर यूरोप में जा रहे होंगे कि कोई किसी यूरोपियन कंट्री से जाएंगे तो उन प्लेन के अंदर ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी होगी। तो जियोग्राफिक रीजन में जो आप डिवीजन करते हैं उसका जो मेन फोकस ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के रूल्स रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करना होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल अ डिवीजन सेटअप की तरह है। ईच डिवीजन फोकस ऑन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। जो यूरोपियन यूनियन का एरिया जियोग्राफिक एरिया वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन को ही देख रहा है, उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहा है। This approach allows for geographic expansion, facilitate local decision making, clarify responsibility for each region, and enable the company to capitalize on regional opportunity such as cultural event. ठीक है, तो कंपनी जो है उस जियोग्राफिकल एरिया को इजीली फोकस कर सकती है, उस जियोग्राफिकल एरिया को ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकती है, कंपनी एक्सपेंड होती है, कंपनी यूरोप तक एक्सपेंड हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या होगा? दिस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट challenges including potential loss of control, lack of goal congruence among division, and need to understand the diverse culture। ठीक है, जब आप डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज को डिवीजन को डील करते हैं तो आपने इनको कल्चर को अंडरस्टैंड करना होता है, आपको कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। जो यूरोपियन डिवीजन है, यूरोपियन डिवीजन जो काम करेगा वो यूरोपियन यूनियन को देखते हुए काम करेगा, जबकि आपके डिपार्टमेंट का गोल ये है कि आपने लो लाइन एयरलाइन बनना है, आपने कोर्स लीडर बनना है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव ना हो सकें, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया की नीड्स को देखना है। जैसे उन्होंने एक डिवीजन बनाया है, नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन, जो नॉर्थ अमेरिकन के कस्टमर को डील करेगा, एशियन डिवीजन, गल्फ डिवीजन, तो अब इसका डिफरेंट डिविजन स्ट्रक्चर होता है। अब ये डिविजनल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविजन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। A matrix organization is a company structure where team report to multiple leader, generally in a project structure। मैंने हमने देखा था कि आपने एक ही स्ट्रक्चर को करना है, ये कि यहाँ पे आपने टीम को मल्टीपल लीडर को जो है ना आंसर पे होना होता है। इसके आप डायग्राम देखें, आपके पास एक सीईओ है, आपके पास मार्केटिंग डिवीजन है, आपके पास सेल डिवीजन है, आपके पास सर्विस डिवीजन है। आप मार्केटिंग डिवीजन के अंदर फर्दर आपके पास 3 डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, होम डिवीजन है, सेक डिवीजन आ गई, सीधा सेल के अंदर भी डिवीजन आ गए, सीधा आपके पास सर्विसेज में ही डिवीजन आ गए। तो आपके पास मल्टीपल लीडर्स को आंसर कर देने। द मैट्रिक इंश्योर कम्युनिकेशन एंड डेवलप कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टीम्स एंड कैन हेल्प कंपनीज क्रिएट मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो डिवीजन मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? मल्टीपल मैनेजर्स, मल्टीपल मैनेजर के आपस में कम्युनिकेशन होती है,
मेन डिवीजन स्ट्रक्चर का एक मैनेजर है, वो कम्युनिकेट मार्केटिंग डिवीजन के साथ भी करेगा, डिवीजन का मैनेजर सेल डिवीजन के मैनेजर के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का मैनेजर सर्विस के साथ भी करेगा। इसी तरह जो स्नैक डिवीजन है, पहले स्नैक डिवीजन का सिर्फ एक ही मार्केटिंग मैनेजर था, ठीक है, आप स्नैक डिवीजन का एक मार्केटिंग मैनेजर के साथ भी कम्युनिकेशन होगा, उसके सेल डिवीजन के साथ भी होगा, उसके सर्विस के साथ भी होगा। तो डिवीजन स्ट्रक्चर आपके पास एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो इसमें आपने एट ए टाइम डिफरेंट लीडर्स को आंसर देना है, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है। अब उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। नमाज का टाइम हो रहा है। तो इसको हम 10 बजे स्टार्ट करेंगे, आई होप के 10 बजे आपको चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट है, आपने कुछ पूछना है क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हाँ, 10 बजे तक आपने इसको रीड भी करके रखना है। यहाँ तक कोई इशू है? सबसे पहले सर हम मैट्रिक्स वाला दोबारा। मैट्रिक्स तो भी मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या है, ये मल्टीपल है, इसको भी मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। मैट्रिक्स के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने हैं, उसको 10 बजे मैट्रिक्स को दोबारा स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स की जो करेक्टरिस्टिक है, वे टीम रिपोर्ट टू मल्टीपल लीडर, मीन आपके पास मल्टीपल मैनेजर हैं, टीम्स हैं, उनको मल्टीपल लीडर्स को जॉब देना है। मल्टीपल लीडर किस तरह, मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक वाले के साथ को भी आंसरेबल होगा, मार्केटिंग मैनेजर होम डिवीजन के मैनेजर को भी आंसरेबल होगा, मार्केटिंग मैनेजर यम्मी स्नैक डिवीजन को भी आंसरेबल होगा। जबकि वहां पे आपके पास जो था, वहाँ पे मार्केट जो आपको यहाँ पे जो डिवीजन बने हुए थे, वो आपको मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ आपके एक डिवीजन था, यहाँ पे भी आपके पास मार्केटिंग मैनेजर था। लेकिन ये मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाले को आंसरेबल था, और ये वाले जो मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ होम डिवीजन को आंसरेबल था, और ये वाला मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ स्नैक को था, ठीक है। वो मल्टीपल को आंसरेबल नहीं था, एक को आंसरेबल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक ही मार्केटिंग मैनेजर डिफरेंट डिवीजन को आंसरेबल होगा। तो इंशाल्लाह हम 6:10 PM पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके इसको सर। कर लेना, यहाँ ओके तक read कर लेना। मैं मैट्रिक्स, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैट्रिक्स से ही आते हैं, तो मैं मैट्रिक्स को ना फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मैं ऑडिबल? वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। यस सर। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक हमने एफपीएनएफ कंट्रोल कंप्लीट किया था। अब हमें फ्लैट एंड टॉल स्ट्रक्चर करना है। आई थिंक जो प्रीवियस स्टडी टेक्स्ट्स में ये चीज़ें मौजूद नहीं है। टोल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर, टोल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर को रीड करने से पहले अगर इसको हम डायग्राम ही देख लेना। ये आपके पास टॉल स्ट्रक्चर है और आपके पास ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो अब जो जो टॉल स्ट्रक्चर है वहाँ पे देखें टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडल मैनेजमेंट आई, फिर डाउन लोअर मैनेजमेंट। तो आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ कमांड अथॉरिटी हैं। और यहाँ पे जो है ना लेयर्स आपके पास नहीं है। तो क्या अगर हम उसको रीड करना चाहें, खुद से डेफिनेशन बनाना चाहें, तो टॉल स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होगा? टोल स्ट्रक्चर को हम देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैनेजर्स हैं, ठीक है, और उसमें आपको सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं है। फ्लैट स्ट्रक्चर में एक ही लेयर है। तो जब अगर हम टोल स्ट्रक्चर को देखें, टोल स्ट्रक्चर में मेन ये, सपोज ये एक मैनेजर है, इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, फिर दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर आ गई। तो अगर टोल स्ट्रक्चर में देखें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा मैनेजर है। काफी ज्यादा मैनेजर आपके पास किस वर्क होते हैं, नैरो स्पैन में होते हैं, वाइड स्पैन स्पैन में होते हैं। अगर नैरो स्पैन और वाइड स्पैन को अगर हम दोबारा से देखें,
नैरो स्पैन क्या होता है? नैरो स्पैन में आपके पास मैनेजर ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? ज्यादा हो। नैरो स्पैन में मैनेजर आपके पास ज्यादा होंगे। मीन एक मैनेजर 10 से 15 लोगों को सुपरवाइज कर रहा होगा। ज्यादा लोग होंगे तो आपके पास ज्यादा लोग मैनेजर आपने हायर करने होंगे। तो आपके पास टॉल स्ट्रक्चर जो है, इसमें आपके पास ज्यादा मैनेजर होंगे कि कम मैनेजर होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। और फ्लैट में आपके पास मैनेजर्स कम होंगे। ठीक है। तो आपके पास जो टॉल स्ट्रक्चर है वो असल में नैरो स्पैन को फॉलो करता है, और जो फ्लैट स्ट्रक्चर है वाइड स्पैन को फॉलो करता है। टॉल स्ट्रक्चर किस टाइप के एम्प्लॉय के लिए ज्यादा बेस्ट होगा, थ्योरी एक्स के लिए या थ्योरी वाई के लिए? थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स। और फ्लैट स्ट्रक्चर थ्योरी वाई के लिए, जिनको उतना ज्यादा कंट्रोल की नीड नहीं होती, या आपके पास बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप इसको पेंसिल से लिख दें कि टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन are suitable for 3x employee. Flat structure organization are suitable for 3y employee. If we are following the narrow span, it means we have tall structure organization. If we are following the wide span, it means that we have फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन ही आएगी कि व्हाट इज टॉल स्ट्रक्चर या व्हाट इज नैरो स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर। आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लिंक करके एमसीक्यूज दिया जाएगा। नाउ फ्लैट, टॉल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। In an organization with a tall structure, there are multiple layer of management. ये जो टॉल स्ट्रक्चर, इसमें आपके पास मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे। तो इसमें क्वालिटी, इसके करेक्टरिस्टिक है कि देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन लॉन्गर स्केलर चेन एंड अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। टॉल स्ट्रक्चर में आपके पास नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट होगी। इन अ फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देयर फीवर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की लेवल कम होंगी, शॉर्ट स्केलर चेन होगा और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। याद रखना है, टॉल स्ट्रक्चर जब होगा तो आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है, आपके पास मल्टीपल लेयर ऑफ मैनेजमेंट होगी। फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, आपके पास फ्यू लेयर ऑफ मैनेजमेंट या वन और सिंगल लेयर ऑफ मैनेजमेंट होगी। टॉल स्ट्रक्चर आपके पास है, इस मीन के आपके पास नैरो स्पैन ऑफ कम है, जबकि आपके पास फ्लैट स्ट्रक्चर है तो आपके पास वाइड स्पैन है। ये डायग्राम आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है। आइए, अगर आपके पास फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो 3y एम्प्लॉय के लिए होगी। कौन सी टाइप ऑफ लीडरशिप यहाँ पे काम करेगी? फ्लैट फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, के लिए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी टाइप ऑफ लीडरशिप होगी? लेजिस फिर। गुड। और टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो सकती है? होगी नहीं, हो सकती है। तो डिपेंड करता है बंदों के ऊपर, वरना ऑटोक्रेटिक डिपेंड लगेगी। करता है। ठीक है, अगर वो 3x के हैं तो फिर ऑटोक्रेटिक होगी। ठीक है, तो हो सकती है, मैंने कहा नहीं। अब यस आपके सर। पास है फर्दर दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसकी क्वालिटी को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये खुद बहुत देखें क्लियर होता रहेगा। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। Authority and decision making power are concentrated at the top of the hierarchy। तो आपके पास जो भी अथॉरिटी है, जो भी टोटल डिसीजन मेकिंग है, वो टॉप पे है। मेन जो टॉप से डिसीजन लिए जाते हैं और उन डिसीजन को डाउन में फॉलो करने के लिए लिए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, सेंट्रलाइज एंड
ऑर्गेनिक में क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि बात ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि अगर मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिसीजन मेकिंग फ्यू हैंड में है। तो अगर हम बेसिक रफ आइडिया में देखें, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की हो सकती है, वो उसमें टॉल स्ट्रक्चर होगा या कि फ्लैट स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में? सर फ्लैट होगा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में टॉल होगा कि फ्लैट होगा? ऑल होगा क्योंकि एक ही मैनेजर नहीं है उसमें। नहीं, ऑर्गेनिक में जो है ना डिसीजन मेकिंग जो है ना वो डिसेंट्रलाइज है। जबकि जो मैकेनिस्टिक में आपके पास डिसीजन मेकिंग वो टॉप सेंट्रलाइज है, वो टॉप मैनेजमेंट ले रही है। यहाँ पे मेरे पास हाईलाइटर चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। देखिए, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स आर कंसंट्रेटेड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। आपको जो टॉप मैनेजर है ना वो डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन को फिर कम्युनिकेट किया जाता है। यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चर को, कि जो डिसीजन मेकिंग है ना वो यहाँ पे टॉप पे होती है और यहाँ से उसको नीचे कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये जब डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेटेड हो टॉप पे, तो मीन ये आपके पास टॉल ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज है, सब लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो mechanistic organization में authority and decision making powers are concentrated at the top of the hierarchy, कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो टॉप पे लिए जा रहे हैं। In the hierarchy there are well defined level of authority and reporting relationship। आपके पास डिसाइडेड है कि किसने किसको रिस्पॉन्सिबल देना है, पूरी चेन ऑफ कमांड आपके पास डिसाइडेड है। ये भी टॉल स्ट्रक्चर की करेक्टरिस्टिक है। स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉयज हैव स्पेसिफिक नैरो डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तमाम लोगों की रूल ड्यूटीज ऑलरेडी डिफाइन है। जो लो बिल्कुल लो लेवल में होंगे, मिडिल लेवल में होंगे, वो प्रोडक्शन से कनेक्टेड होंगे। देन आपके पास मैनेजर्स आ जाएंगे, देन आपके पास मिडिल मैनेजर्स आ जाएंगे। तो तमाम लोगों की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी डिफाइन है। Formal rules and procedure, work process are standardized. There is a focus on efficiency and predictability. आपके पास जो है ना रूल्स रेगुलेशन तमाम ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। एफिशिएंसी पे जोर दिया जा रहा है। एफिशिएंसी मीन मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और हर चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्शन को अपने प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपकी हर चीज़ ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रोडक्शन होगी, कितने एक्सपेंस होंगे, कितना रेवेन्यू आएगा। कम्युनिकेशन फ्लो वर्टिकली, कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकली है, टॉप डाउन है। टॉप में डिसीजन लिए जाएंगे और इनको डाउन तक फॉलो करवाया जाएगा। और बॉटम अप उसको होगा जब किसी एम्प्लॉय को कोई इशू होगा तो वो अपनी ग्रीवेंसेस जब देगा तो वो ग्रीवेंसेस वाले जो मैकेनिज्म होगा वो बॉटम अप होगा। और टॉप डाउन में जब डिसीजन लिए जाएंगे, डिसीजन को जब कम्युनिकेट करवाया जाएगा तो वो टॉप डाउन होगा। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखें। टॉप डाउन मीन कि डिसीजन लिए जा रहे हैं टॉप में और नीचे उनको कम्युनिकेशन के लिए, ऑर्डर के लिए, कंप्लाइंस के लिए दिया जा रहा है। बॉटम अप मीन एम्प्लॉय को कोई ग्रेवेंसेज हैं, एम्प्लॉय को कोई इशू हैं, तो वो अपनी कंप्लेंट जब लॉन्च करवाएगा तो वो बॉटम अप होगा कम्युनिकेशन। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब तमाम मैनेजर्स तमाम एम्प्लॉय में डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्लेक्सिबल hierarchy, there is a more fluid and dynamic structure with few level of management। hierarchy आपके पास कोई नहीं है कि इतने ज़्यादा मैनेजमेंट की लेयर्स नहीं है, few layers of management है। क्रॉस फंक्शनल टीम, एम्प्लॉय वर्क्स in a friendly environment, in a with collaboration। एम्प्लॉय तमाम आपके हाई स्किल एम्प्लॉय हैं, वो टीम्स में काम कर रहे हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, कोलेबोरेशन है उनके दरमियान टीम वर्क है। एडेप्टिव एंड इनोवेटिव, क्योंकि वो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, तो वो
इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे, ये लोग फ्लेक्सिबल हैं, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन ओपन होगा, इन हॉरिजॉन्टल वे में होगा। तो ये जो करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम मैच करें तो किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करिए, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन और टॉल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट 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 फ्लैट। और आपके पास जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, टॉल होगी। टॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन कि तमाम डिसीजन मेकिंग टॉप पे हो, कुछ ही लोग कर रहे हो, और डिसेंट्रलाइज मतलब आपने डिसीजन मेकिंग अपने अथॉरिटी को डेलीगेट किया हुआ है। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट टू कंट्रास्टिंग अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डिपेंड ही करता है डिसीजन मेकिंग पे। अगर डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप पे है, अगर डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेटेड है द टॉप लेवल पे, तो मीन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज है। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग में तमाम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग अगर डाउन लेवल तक होती है, तो मीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज है। ये भी एमसीक्यूज के बारे से याद रखना है। इफ डिसीजन मेकिंग इज डन at the top level, it means your organization is centralized. While if the decision, all the people are involved in decision making, if people input and feedback are taken before the decision making, this means कि आप डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है या लेजर फेयर स्टाइल होता है। और आपके पास जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। आप सिंपल ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को मैं रीड नहीं कर रहा। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की रीड करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। A network organization is a type of organization structure that emphasizes flexibility, collaboration, and decentralization. In a network organization, the traditional hierarchical structure is replaced by a more fluid and interconnected network of individual, team, and external partners. अब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की जो करेक्टरिस्टिक है, डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो टॉप पे नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग में तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोलेबोरेशन है, कोलेबोरेशन मीन आपके पास टीम वर्क है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ट्रेडिशन जो इराकी का स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस किया गया है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल। करेक्टरिस्टिक देखते हैं, मेन करेक्टरिस्टिक वही है कि डिसेंट्रलाइज है। Decision making powers are distributed across the network, allowing for quicker response to changing conditions. तो decision making ये वो टॉप पे नहीं है, बल्कि वो कंप्लीट नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि फौरी तौर पे क्विक रिस्पॉन्स, फौरी तौर पे डिसीजन लिए जा सकें। Collaboration and teamwork. Team and individual work together across department and function to achieve common goal, fostering the culture of collaboration and innovation. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें टीम वर्क होता है, तमाम मेंबर्स एज ए टीम मेंबर काम कर रहे होते हैं। कोई लीडरशिप नहीं होता, कि कोई इनको कंट्रोल नहीं होता, एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में एज ए टीम वर्क काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। External partnership. Network organization often form strategic partnership with external stakeholder. Strategic partnership का मतलब पहले बता दें। Strategic partnership. Strategic mean टॉप लेवल longer term के लिए। लॉन्ग टर्म टॉप। Strategic partnership mean longer term के लिए with external stakeholder. Stakeholder कौन होते हैं? Who are the stakeholder? जिनको हमारी कंपनी में इंटरेस्ट हो कोई। ट्रस्ट हो, तो हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये हमारे स्टेक होल्डर है। तो एक्सटर्नल पार्टनरशिप, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एक्सटर्नल
एक्सटर्नल स्टेक होल्डर मीन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सिर्फ अपने इनर में काम नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपने सप्लायर के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती हैं, अपने कस्टमर के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती हैं, गवर्नमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती हैं। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज है, जहाँ पे टीम वर्क है, और जहाँ पे एक्सटर्नल पार्टनरशिप है, मीन आप अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रख रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जब भी आप अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रख रहे हैं तो मीन आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल आर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, enabling the free flow information and knowledge across the network। जो कम्युनिकेशन होगी वो ओपन होगी, क्योंकि अब आपने अपने स्टेक होल्डर कोई भी अपना पार्टनर सपोज किया हुआ है, आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन आर एजाइल एंड एडेप्टेबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू मार्केट चेंजेस। आप एजाइल हैं, आप फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करते हैं, जो भी मार्केट में चेंजेस आती हैं आप उनको फौरी तौर पे उन पे जो रिएक्शन देते हैं, और अपने कंपिटिटर्स से पहले जो है ना वो प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं। Overall, the network organization are designed to promote agility, innovation, and collaboration, allowing for greater responsiveness to dynamic business environment। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? आपने इनोवेटिव आइडियाज पे काम करना है। इनोवेटिव आइडियाज पे काम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। इनोवेटिव आइडियाज पे काम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास थ्योरी वाई एम्प्लॉय है। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास लेजर फेयर लीडरशिप हो। ठीक है, तो आप एक ही वर्ड से देखें तो आपको इनोवेटिव जब यहाँ पे आ गया तो इनोवेटिव से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो लीडरशिप स्टाइल है वो लेजर फेयर है। इनोवेशन, इनोवेटिव से आपको समझ में आ जाएगा आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो फ्लैट है। इनोवेटिव से आपको समझ में आ जाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल स्पेन क्या है, नैरो है कि वाइड है? कंट्रोल ऑफ स्पेन, वाइड। वाइड। हाँ वाइड मीन कि आपके पास कम अप्लाई हो और एक ही मैनेजर काफी है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही वर्ड से आप अपने एमसीक्यूज के लिए इसको नोट डाउन कर लें। इनोवेशन लिखा हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनोवेशन है। तो इनोवेशन मीन इट इज दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद थोड़ी वाई एम्प्लाई होंगे, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद लेजर फेयर लीडरशिप स्टाइल होगा। ठीक है, जो जो मैं कह रहा हूँ ना इसको कहेंगे बुक में इतना डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट नहीं लिखे हुए, आप इसको नोट डाउन करना है एमसीक्यूज के हवाले से। कि अगर लिखा हुआ है कि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप स्टाइल होगा वो लेजर फेयर होगा। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय मोस्टली होंगे वो थ्योरी वाई होंगे। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन जो का जो स्ट्रक्चर होगा फ्लैट होगा। ठीक है, गॉट इट? को नोट डाउन करते हैं काइंडली। अब हैंडी 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर हैं। यहाँ पे हैंडी 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर। Handy model of culture developed by Charles Handy categorized worker into 3 categories: core worker, contractual worker, and flexible worker। अभी अगेन आपके पास इम्पोर्टेंट है core worker। Core worker is essentially employee who perform the backbone of the organization, who are form the backbone of the organization. They typically have long-term employment contract and are crucial for the day-to-day operation of the business। Core worker often possess specialized skill and knowledge that are critical to the organization's success. They are deeply committed to the organization and play a key role in maintaining stability। Core worker आपके full time employee हैं। कोवर्कर आपके साथ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है। मीन कोवर्कर का मतलब ये नहीं कि आपने इनको 3 मंथ के लिए रखा है, 2 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। कोवर्कर का जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म है वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है। ये आपके साथ 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक जाते हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सुपरएनुएशन। ये डे टू डे आपके जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करते हैं।
कोर वर्कर ऑफन पोजेस स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, नॉलेज होती है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में है तो उनको ऑपरेशन की स्किल्स होगी, फाइनेंस में है, एचआर में है, ठीक है। इन दे आर डीपली कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये को वर्कर आपके मेन वर्कर होते हैं, ठीक है। इनका जो रिलेशनशिप आपका होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। Contractual fringe worker. Contractual fringe workers are individuals who work for the organization on a temporary or contract basis. जब आपको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हायर करना हो, जब आपको एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ के लिए करना हो, तो वो जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होंगे। दे हायर फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टास्क एंड मे नॉट हैव लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्योंकि प्रोजेक्ट बेस में होगा, तो प्रोजेक्ट बेस में होने की वजह से वो प्रोजेक्ट आपको 3 मंथ चल सकता है, 6 मंथ चल सकता है, 1 ईयर चल सकता है। Contractual brings worker flexibility to the organization by allowing him to scale its workforce based on demand. Scale इस workforce means workforce को increase करना। जब आपको डिमांड हो, जब आपको लेबर की एक्स्ट्रा नीड हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर को रखें फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 6 मंथ 4 मंथ 8 मंथ, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने उनको किक आउट कर देना है। तो डेफिनेटली जब उनको भी पता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो वो आपके साथ लॉयल नहीं होंगे। उनके बाद वो आपके साथ वो लॉयल्टी नहीं होगी जो आपकी कोर वर्कर है। या कोई जो कोर वर्कर है उनको पता है कि उन्होंने 10 साल 20 साल 15 साल रहना है। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो उसमें लिखा होता है दे विल बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, दे विल बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो एम्प्लॉय आपके पास 1 ईयर के लिए होगा वो आपके साथ लॉयल नहीं होगा। देन फ्लेक्सिबल वर्कर। Flexible worker are individuals who have a high degree of autonomy and independence in how they work. They may be freelancer, consultant or part-time employee. आप बाज़ दफ़ा आपको कुछ एम्प्लॉय जिनकी आपको हर वक्त नीड नहीं होती, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए नीड होती है। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, वो ये एज अ फ्रीलांसर जॉब करते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन को जब लीगल इश्यूज हों तो ही वो आपको आपके साथ काम करेंगे। तो जो आपके जो कंसल्टेंट होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, ये जो आपके साथ जो पार्ट टाइम में जॉब कर रहे होते हैं, ये आपको कहलाते हैं फ्लेक्सिबल वर्कर। फ्लेक्सिबल वर्कर वैल्यू फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर वर्क। क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं, बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 घंटे के लिए आगे काम करते हैं, 4 घंटे आगे काम करते हैं, वीक में 2-3 दिन आते हैं। दे ऑफर ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड स्किल ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। आपके पास जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो टैक्स के एक्सपर्ट होते हैं, वो एक साथ 5 6 7 8 ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन को वो 2 घंटे 3 घंटे देते हैं, या वो वीक में सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं। तो इस टाइप के जो एम्प्लॉय होते हैं ये आपके कहलाते हैं फ्लेक्सिबल वर्कर। मतलब इनके फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आपके पास फुल टाइम नहीं होते हैं, और ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते। मतलब ये नहीं कि 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के 4 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके साथ होंगे 10 साल के तक 15 साल तक, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं आएंगे। तो इनका जो काम होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोर वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर एंड फ्लेक्सिबल वर्कर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली मैनेज देयर वर्कफोर्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने देखना होता है कि किस टाइप का एम्प्लॉय है, कोर वर्कर है, फ्लेक्सिबल वर्कर है, कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है। अब आपको मैं डिफरेंट सिचुएशन बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या कोर वर्कर होगा, फ्लेक्सिबल वर्कर होगा या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होगा। मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर कौन सा वर्कर होगा, फ्लेक्सिबल वर्कर होगा, को वर्कर होगा या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होगा। फ्लेक्सिबल। मार्केटिंग मैनेजर कोर का होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। कोर कोर कोर, वर्कर। क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर तो आपके साथ 10 साल 15 साल 20 साल काम करेगा और वो 9 to 5 जॉब करेगा। तो मार्केटिंग वर्कर आपका मैनेजर जो है वो को वर्कर होगा। लीगल एडवाइजर, फ्लेक्सिबल। लीगल एडवाइजर, कॉन्ट्रैक्चुअल। हाँ नहीं, फ्लेक्सिबल होगा लीगल एडवाइजर। जब आपको कोई लीगल इशू होगा, जब आपको कोर्ट में जाना होगा तो ये आप उसकी सर्विसेज लेंगे। जब आपको कोर्ट में नहीं जाना, जब आपको कोई लीगल इशू नहीं है, तो आप उसकी कोई सर्विसेज नहीं होगी, तो ये आपके पास फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल। टैक्स कंसल्टेंट, ये भी फ्लेक्स
Well, टैक्स कंसल्टेंट भी फ्लेक्सिबल ही होते हैं। जब आपको टैक्स के जो इश्यूज होंगे उसी वक्त वो आपको सॉल्व करके देगा, वो हर वक्त आपके साथ नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबल लॉन्ग रन के लिए नहीं होते? फ्लेक्सिबल होगा लॉन्ग रन के लिए, लेकिन वो डेली 9 to 5 आपके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, वो हफ्ते में एक दिन 2 दिन आएगा, जब आपके टैक्स के जो इश्यूज होंगे उस वक्त आएगा। वर्क फ्रॉम होम करके वो आपको टैक्स के इश्यू करेगा। मतलब आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टैक्स का काम जो आपको जो है ना 3 मंथ में करना है, 2 मंथ में करना है, या आपको सिंपल एनुअल, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जहाँ पर सिंपल एनुअल रिटर्न ही करने हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनमें मंथली आपने जो है रिटर्न फाइल करने हैं। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है, तो उसके लिए आप एक टैक्स कंसल्टेंट अगर रखेंगे, उसको 9 to 5 बैठाएंगे, तो उसने 9 to 5 तो कोई काम नहीं करना, उसने काम तो कुछ घंटों का करना है, जो हफ्ते में वो एक दिन भी आएगा तो वो कर सकता है। तो अगर आप उसको 9 to 5 बैठा के रखेंगे तो फिर तो वो कोर वर्कर हो जाएगा, फिर आप उसको इतनी पे देनी होगी, लेकिन वो काम तो हफ्ते में एक ही दिन उसका होगा 2-3 घंटे के लिए। तो ऐसे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो एक के साथ 8-10 कंपनीज में काम करते हैं। एक कंपनी में एक दिन चले गए, दूसरी कंपनी में दूसरे दिन चले गए, तो इससे जो है ना उनको इनकम हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे एक्सपर्ट को, कंसल्टेंट को 9 to 5 बैठा के रखेंगे तो आपको उसको लाखों में सैलरी भी देनी होगी। अगर आप उसको बैठा के रखते हैं, उसकी सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो आपको को वर्कर हो जाएगा। लेकिन वो आपके पास वीक में एक दिन आता है, 2 दिन आता है, या कुछ घंटों के लिए आता है, या वर्क फ्रॉम होम करता है, देन वो आपके पास फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मीन कि वो 9 to 5 उसकी लाइफ नहीं है। हाँ, जब उसकी लाइफ 9 to 5 हो जाएगी तो वो आपके पास को वर्कर बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो फ्लेक्सिबल है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कुछ घंटों के लिए आ रहा है, या वो 9 to 5 उसकी लाइफ है। अच्छा, वर्कर अप्लाई टू मीट द इम्पोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कोटा सॉरी, वर्कर एम्प्लॉइज टू मीट द एक्सपोर्ट कोटा। आपको कोई एक्सपोर्ट कोटा मिला है, उसको फुलफिल करने के लिए आपने वर्कर को एम्प्लॉय किया है। कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगा वो। ठीक है, आपको कोटा मिला है, उस कोटा को फुल करने के लिए 3 महीने 4 महीने की आपकी डिमांड है, तो आपने 3-4 महीनों के लिए उसको रखा हुआ है, तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्चर होगा। ठीक है, तो ये भी सीधा डिफरेंट सिचुएशन देके आपके पास आएगा। आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्लेक्सिबल है, वो कोर है, कि वो कॉन्ट्रैक्चर है। सर ऑडिटर क्या होंगे? ऑडिटर्स इंटरनल के एक्सटर्नल? दोनों बता दे। अब ऑडिटर तो सबसे बड़ी बात है, आपको अप्लाई नहीं होगा। देखिए, एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल ऑडिटर आपको अप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर अगर आपको अप्लाई होगा तो वो तो सही ऑडिट करेगा नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटर आपके अप्लाई नहीं होते, इंटरनल ऑडिटर्स आपके अप्लाई होते हैं। और जो इंटरनल ऑडिटर्स जो आपके अप्लाई होते हैं, वो आपके पास फुल टाइम उनकी जॉब होती है, तो आपके पास को वर्कर होते हैं। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं, उनकी सर्विसेज हायर की जाती हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे ऑडिट कर रहे होते हैं, जो रूटीन बेसिस पे ऑडिट कर रहे होते हैं, वो आपके एम्प्लाई होते हैं, वो कहलाते हैं कोर वर्कर। और इंटरनल ऑडिटर्स के लिए क्वालिफाइड ऑडिटर होना जरूरी नहीं कि चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, वो आपके एम्प्लॉय नहीं हो सकते। आप उनको फुल टाइम जॉब पे हायर नहीं कर सकते। वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आप उनकी सर्विसेज हायर करते हैं। उन सर्विसेज के जो भी उनकी फीस होती है, वो फीस आप पे करते हैं। तो ऑडिटर्स आर नॉट योर वर्कर, ऑडिटर्स आर नॉट योर एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर नॉट योर वर्कर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर नॉट योर एम्प्लॉय। वो आपके एम्प्लॉय नहीं होते, आप उनकी सर्विसेज हायर करते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। और आप उनको जो पैसे देते हैं, वो उनकी फीस होती है फॉर देयर सर्विसेज, वो उनकी सैलरीज नहीं होती हैं। और वो 3-4 मंथ के लिए ही हायर होते हैं। ठीक है, गॉट इट। ओके सर, यस सर। उसके बाद 4 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टुडे, अभी हमने देखा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेम वही चीजें हैं। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग ऑल लेवल पे होती है।
डिसीजन मेकिंग टॉप पे नहीं होती, ठीक है। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन इन टीम वर्क है, तमाम लोग टीम में काम करते हैं, फ्रेंडली वे में काम करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल पार्टनरशिप है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल पार्टनरशिप है, आपके अपने स्टेक होल्डर के साथ भी रिलेशनशिप होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। और जब आपके स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप होंगे तो डेफिनेटली आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग से याद आया, आपको जो मैनेजर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है विद द पब्लिक विद द प्रेस, वो क्या कहलाता है? वो कौन सा रोल होता है मैनेजर का? और उस मैनेजर को क्या कहते हैं? स्पोक्स पर्सन होता स्पोक पर्सन। और वो मैनेजर का कौन सा वाले रोल होता है? है। फर्स्ट वाला जो इंफॉर्मेशनल रोल। फर्स्ट वाला तो इंफॉर्मेशनल, सेकंड वाला है। पर्सनल रोल, फर्स्ट वाला तो सेकंड रोल जो है। इंटरपर्सनल है। यस सर, यस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं अपनी नीड के हिसाब से। वही चीज़ें रिपीट हो रही, कॉपी पेस्ट हो गया शायद। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, इनोवेटिव होते हैं, इनोवेशन होता है, एजिलिटी होती है, कोलेबोरेशन होता है। इनोवेशन वही हमने डिस्कस किया, इनोवेशन मीन के वो। अब आप बताइए वर्ड इनोवेशन से क्या क्या आया? ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होगी? फ्लैट होगी कि टॉल होगी? फ्लैट। फ्लैट होगी। इनोवेशन से बताइए, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल होगा? लेजी फेयर। इनोवेशन से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय किस टाइप के होंगे? 3x और 3y। थ्योरी वाई। UI। और इनोवेशन से और क्या है? इनोवेशन से डिसीजन मेकिंग क्या होगी? जब आप उनको इनोवेटिव आइडियाज आने दे रहे हैं, मीन आप हर किसी से डिसीजन मेकिंग का इनपुट ले रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग आपके पास डिसेंट्रलाइज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हमारे पास 2 मिनट्स हैं, आपने इसमें से कुछ पूछने हैं तो पूछें। इंशाल्लाह कल मेरी कोशिश होगी, कंफर्म नहीं कह रहा, मैं आपको 11 पे बता दूंगा, मैं 11 या 11:30 पे स्टार्ट करूंगा 3 तक, ताकि चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाए। इसमें आपने कुछ पूछना है? सेंट्रलाइज और नो डिसेंट्रलाइज सर। ऑर्गेनाइजेशन समझ आया? कुछ पूछना है? यस सर। नो सर। कोई इशू है मुझे बताइए। टॉल इन नो। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेन कंट्रोल हम कर चुके थे, कोई इशू नहीं है। नो सर, क्लियर। ये मुझे बताइए, पाकिस्तान आर्मी टॉल ऑर्गेनाइजेशन है कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है? सर टॉल। टॉल है, क्योंकि इसमें चेन ऑफ कमांड आपके पास बहुत ज्यादा है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। ICMAP टॉल ऑर्गेनाइजेशन है कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है? टॉल ही है ये भी। टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा है आपके पास, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन नेशनल कमेटी। और डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ली जाती है, बाकी लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ये आपके पास टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेटेड है टॉप में।